नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज हम जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़। जैसे आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड की अलग अलग किताबों को एमसीक्यू के रूप में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने सबसे पहले अजय सिंह रावत जी की किताब को कवर किया एमसीक्यू के फॉर्मेट में। फिर हमने राजेंद्र बलोदी जी की पुस्तक को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर किया। अभी हम भगवान सिंह धामी जी की पुस्तक को एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं और आज हम इस सीरीज के अंतर्गत एक और पुस्तक को शुरू करने जा रहे हैं। हिमांशु कफलटिया जी की जो किताब है अ कंप्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड, काफी इंपॉर्टेंट किताब है। कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इस पुस्तक से पिछले वर्ष आपसे पूछे गए थे, तो हम कोशिश करेंगे एग्जाम तक इस पुस्तक को अधिकतम भाग एमसीक्यू के रूप में कवर करें और सभी सवालों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखें, मिला करके देखें। जितनी किताबें हमने इनको कवर अभी तक किया है, धामी जी की पुस्तक कंटिन्यू रहेगी और हम एक और पुस्तक साथ साथ में चलाते रहेंगे ताकि आपका साथ में और अच्छे से रिवीजन हो सके। आप जानते हैं एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो ज्यादा नई चीजें अब आपको नहीं करनी है। जो आपका बेस है, बेसिक है, उसे और मजबूत करना है। इतना मजबूत कि वहां से उस बेसिक से सवाल से या बेसिक से टॉपिक से वो कितना भी अलग क्वेश्चन पूछ ले, डीप क्वेश्चन पूछ ले, आप उसे कर पाएं। इसीलिए हमने इस बुक वाइज सीरीज को शुरू किया, क्योंकि हर किताब में लगभग टॉपिक एक ही जैसे हैं, लेकिन हर किताब में कुछ ना कुछ नया आपको जरूर यहां पर मिलता है। इस पूरी किताब में टोटल 61 अध्याय हैं। एक अध्याय को हम आज कंप्लीट कर देंगे और दूसरे अध्याय को भी मैक्सिमम कवर कर जाएंगे। इससे आपका जो रिवीजन है वो और अच्छे से होगा। कुछ नए फैक्ट्स, कुछ नई जानकारी बेसिक चीजों से जुड़ी वो भी आपको यहां पर मिलेगी। साथ ही हम कोशिश करेंगे जो उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय की किताबें हैं वहां से भी सवाल बनते हैं, उसके लिए हमने उत्तराखंड स्पेशल क्लासेस शुरू करी थी, उसके भी एमसीक्यूज हम इसमें शामिल कर सके। अगर आपने हमारी ये जो 2 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं, 2 किताबें, इनको नहीं देखा, इनके मास्टर वीडियोस को नहीं देखा, तो प्लेलिस्ट से आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। भगवान सिंह धामी जी की सीरीज भी हम 50+ क्लासेस कर चुके हैं, उनको भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत घेरते हैं? उत्तराखंड जो है मेनली एक पर्वतीय राज्य है, लेकिन इसमें मैदानी और पर्वतीय दोनों आते हैं। ज्यादा हिस्सा पर्वतीय है जो कि लगभग 85% है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और इस 85% एरिया में हमारी लगभग 48% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। जो मैदानी इलाका है वो लगभग 15% के आसपास है, वहां पर 52% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। उत्तराखंड के जो बॉर्डर्स हैं, उत्तर में चीन पड़ता है, पूर्व में नेपाल पड़ता है, उत्तर पश्चिम में हिमाचल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं और उनमें मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों की संख्या कितनी है? हमने आमतौर पे पढ़ा है कि 11 हमारे पहाड़ी जिले हैं और 2 हमारे कौन से जिले हैं? मैदानी। लेकिन इसको और अच्छे से अगर आप करें तो हमारे उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं, जिसमें से 9 जिले मुख्य रूप से पूर्ण रूप से पहाड़ी हैं। 9 जिले पहाड़ी हैं, 2 जिले मैदानी हैं और 2 जिले ऐसे हैं जो आंशिक पहाड़ी हैं और आंशिक मैदानी है, यानी कुछ हिस्सा उनका पहाड़ी है, कुछ हिस्सा मैदानी है। अभी तक इतना डीप में नहीं आए, लेकिन हो सकता है बनाते। 2 जिले जो मैदानी हैं उसमें तो आपका हरिद्वार और उधम सिंह नगर शामिल है। 2 ऐसे जिले जो कुछ हिस्सा मैदानी है, कुछ हिस्सा पहाड़ी है, इसमें एक हमारा देहरादून है। देहरादून का जो चक्राता कालसी वाला इलाका है वो पर्वतीय है, बाकी इलाका मैदानी है। और दूसरा इलाका हमारा नैनीताल है, जिसमें जो हल्द्वानी है, लाल कुआं है, रामनगर है, ये मैदानी इलाका है, बाकी हमारा पहाड़ी है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बिल्कुल, जो हमने इसमें एमसीक्यू बनाए हैं, कोशिश की है कि इनको नए पैटर्न के अनुसार और जो बेसिक टॉपिक हैं, जैसे उत्तराखंड के राज्य चिन्हों को हम देखेंगे तो उन टॉपिक्स को अलग तरीके से, उनके क्वेश्चंस को और डीप में अलग तरीके से यहां पर बनाकर आपके साथ हम प्रैक्टिस कर सकें, ताकि हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिले और आपका जो रिवीजन है, क्योंकि बेसिक से ही आपके पास ज्यादा सवाल आते हैं, यहां से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला, उत्तराखंड की जैव विविधता के संबंध में सुगंधित और औषधीय पौधों की कितनी प्रजातियां यहां पे पाई जाती हैं?
देखिए उत्तराखंड में जैव विविधता काफी पाई जाती है। यहां पर सुगंधित और औषधीय पौधों की प्रजातियां पूछी गई हैं। ऐसा ही एक सवाल आपसे एक पेपर में आया था कि फूलों की घाटी में लगभग कितने प्रकार के पुष्प मिलते हैं, तो लगभग आंसर उसका 500 प्रकार के पुष्प था। इसीलिए यह सवाल बना है कि ऐसा सवाल दोबारा से बन सकता है। उत्तराखंड में सुगंधित और औषधीय पौधों की जो प्रजाति है लगभग इनकी संख्या 175 प्रजातियां मानी जाती हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? सिंपल सा सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे ऑप्शंस आपको दे देता है। उत्तराखंड का टोटल एरिया जो है यह 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। उत्तराखंड का गठन आप सभी जानते हैं 9 नवंबर 2000 को हुआ था। नाम परिवर्तन कब से हुआ है? नाम परिवर्तन 1 जनवरी 2007 से हुआ था। ठीक है। उत्तराखंड राज्य में कुल कितनी नगर निगम और कैंटोनमेंट बोर्ड हैं? तो उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या 11 है और कैंटोनमेंट बोर्ड जो हैं वो हमारे 9 हैं। तो कैंटोनमेंट जो है हमारे वो 9 हैं और नगर निगम हमारे 11 हैं। ठीक है। कैंटोनमेंट यानी जो सैन्य छावनियां हैं उनकी संख्या 9 है। राज्य की प्रशासनिक संरचना के बारे में कौन सा मिलान गलत है? उत्तराखंड में 110 तहसीलें हैं। क्या यह सही है? हमारा पहला बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में तहसीलों की संख्या 110 है, जिसमें सबसे ज्यादा पिथौरागढ़ में है 13 तहसीलें। उत्तराखंड में विकासखंड ब्लॉक्स की संख्या 95 है, यह भी सही है। उत्तराखंड में न्याय पंचायतें 670 हैं, यह भी आपका सही यहां पे होगा। न्याय पंचायतों की संख्या 670 ही है। राजस्व ग्राम उत्तराखंड में 15,000 के करीब हैं, गलत हो जाएगा। उत्तराखंड में जो रेवेन्यू विलेजेस हैं, राजस्व ग्राम हैं, इनकी संख्या 16,606 ग्राम के करीब है। इतने लगभग यहां पर इतने गांव थे। अगर हम और नंबर्स की बात करें, उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? 95। कितने सब डिवीजन उपमंडल हैं? तो 49 हैं। उत्तराखंड में कितने गांव हैं? टोटल गांव जो हैं हमारे 16,793 के करीब हैं। इनमें से 1000 के करीब गैर आबाद गांव हैं और 15,700 के करीब आबाद गांव हैं। ठीक है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम और परिवार क्या है? अब आप सभी ने कस्तूरी मृग को लेकर के बहुत सारे सवालों को किया है, तो यहां पर हमने उसी सवाल को थोड़ा सा और कठिन बनाने का प्रयास किया। जो कस्तूरी मृग है इसका वैज्ञानिक नाम तो आप सभी जानते हैं, मास्कस काइसोगास्टर। तो यानी मास्कस काइसोगास्टर यहां पर है और यहां पर है, तो ए और सी में से एक होगा। लेकिन यहां पे परिवार भी पूछा है। जो कस्तूरी मृग है हमारा यह मस्किडी परिवार का है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हिरन जैसा होता है कस्तूरी मृग। हिरन जो होते हैं वो सर्विडी परिवार में आते हैं, लेकिन ये हिरन से जो नॉर्मल हिरन होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग होता है, तो इसीलिए यह मस्किडी परिवार का सदस्य माना जाता है। अब उत्तराखंड का राजकीय पशु है, हो सकता है सवाल यहां से बन जाए। ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला, कस्तूरी मृग के शारीरिक लक्षणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। इसमें नर और मादा दोनों के सींग होते हैं, क्या यह सही है? यह आपका गलत है। आपने कई बार पढ़ा है कस्तूरी मृग में सींग नहीं होते। नॉर्मल जो हिरन्स होते हैं या बारहसिंगा उनमें सींग पाए जाते हैं, लेकिन कस्तूरी मृग में सींग नहीं होते। यह आत्मरक्षा के लिए इनके पास नुकीले दांत होते हैं। तो नर मृग के 2 बाहर निकले हुए दांत होते हैं, यह बिल्कुल आपका सही है। इनके पास सींग नहीं होते, इनके पास दांत होते हैं। इनकी पूंछ लंबी और बालों वाली होती है, क्या यह सही है? यह भी गलत है आपका। इनकी पूंछ बालों रहित होती है, इनकी पूंछ हेयरलेस होती है, बाल इनकी पूंछों पे नहीं होते हैं। दुनिया में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड के अंदर जो ये कस्तूरी मृग होते हैं इनके नुकीले दांत यहां पर होते हैं। इनकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर तक कुल होती है। इसके अलावा इन दांतों का इस्तेमाल ये सेल्फ डिफेंस में करते हैं, यानी आत्मरक्षा के लिए इनके पास क्या होते हैं? दांत होते हैं। नॉर्मली हिरन्स की हम बात करते हैं तो हिरन कभी काटते नहीं है, उनके दांत इतने अटैकिंग नहीं होते, लेकिन इसके होते हैं। इनकी पूंछ बिना बालों वाली होती है और इनके पैरों में 4 खुर होते हैं। कथन वाले में ऐसे सवाल बन जाते हैं, तो केवल बी सही है, ए और सी गलत है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी ग्रंथि केवल किसमें पाई जाती है? तो कस्तूरी मृग से हमें कस्तूरी प्राप्त होती है। जो कस्तूरी हमें मिलती है वो केवल नर से मिलती है, जो नर कस्तूरी मृग होता है उससे मिलती है।
ये दोनों के दोनों जो नर और मादा कस्तूरी मृग होते हैं दोनों लगभग एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए कई बार जब इनका अवैध शिकार होता है तो लोग गलती से मादा जो कस्तूरी मृग होती है उसको भी यहां पे शिकार उसका कर देते हैं। इनमें जो कस्तूरी प्राप्त होती है यह केवल नर कस्तूरी मृग से होती है और उस नर कस्तूरी से मिलेगी जिसकी उम्र 1 वर्ष से ज्यादा है। यानी 1 वर्ष की उम्र जब उनकी हो जाती है तब उनके शरीर में कस्तूरी बननी शुरू होती है। एक हिरण में, एक कस्तूरी मृग में एक बार में लगभग 30 से 45 ग्राम कस्तूरी ही बनती है जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। काफी इसकी कीमत जो है वो ज्यादा होती है, 1 ग्राम 60 से $70 तक होता है। ठीक है। मस्क यानी कस्तूरी के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है, कौन सा कथन सही है? देखिए, कस्तूरी केवल मादा मृग में पाई जाती है, गलत है, नर में पाई जाती है। एक मृग से एक बार में 30 से 45 ग्राम कस्तूरी मिलती है। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि कितनी मिलती है, आपने बताया 30 से 45 ग्राम। कस्तूरी का निर्माण मृग के जन्म के साथ ही होता है, गलत है, 1 वर्ष से ऊपर का जो मृग होता है उसमें होता है। कस्तूरी मृग गले की ग्रंथि से रसावित होती है, क्या यह सही है? यह आपका गलत है। जो कस्तूरी होती है यह इनके पेट के निचले का जो हिस्सा है, जो इनके जननांग होते हैं वहां पर जो ग्रंथि है वहां से निकलती है और नीचे जो एक थैली इनकी लगी होती है उसमें जाकर जमा होती है, जिसी का ऑपरेशन करके फिर उसको प्राप्त किया जाता है। केवल यहां पर बी वाला सही है। निम्न कथनों पर विचार करें। कस्तूरी मृग के सर पर सींग नहीं होते, क्या यह सही है? यह आपका बिल्कुल सही है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस यहां पर कर ली। मोनाल पक्षी को हिमालयी मोर भी कहते हैं, क्या यह सही है? मोनाल हमारा राजकीय पक्षी है, इसको हिमालयी मोर भी कहते हैं, यह भी सही है। बुरांश की लकड़ी से थेकी और डोरी बनाए जाते हैं, क्या यह सही है? बुरांश हमारा राजकीय वृक्ष है और इसकी जो सूखी लकड़ी होती है उससे दूध, दही, घी इनको रखने के लिए यहाँ पर बर्तन बनाए जाते हैं लकड़ी के, जिनको स्थानीय भाषा में थेकी और डोरी ये कहा जाता है। इसको भी याद रखना, ये बुरांश से बने हुए लकड़ी के बर्तन होते हैं जिसमें घी वगैरह, दूध, दही ये सब रखा जाता है। तो आपको पूछा है कौन सा सही है, यहाँ पर आपके तीनों कथन सही होंगे। कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पर की गई? तो देखिए, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र बनाया गया था। इसे 1974 में बनाया गया था बागेश्वर में। वर्तमान बागेश्वर में यह स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसके अलावा कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य भी बनाया गया 1972 में। 1982 में चमोली के कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना होती है और 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य भी बनाया जाता है। ठीक है। उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में इनमें से कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। पहला, 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला इसमें शामिल होती है। जो उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह होता है, गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां होती हैं जिनके नीचे गंगा की 4 लहरें और उनके मध्य में अशोक की लाट अंकित होती है। ठीक है। तो शीर्ष में यहां पे अशोक की लाट है, सही है। 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला है, सही है। तलहटी में गंगा की लहरें हैं, ये भी सही है। बीच में कमल का पुष्प है, गलत है। कमल का पुष्प हमारे राजकीय चिन्ह में कहीं पर भी अंकित नहीं है। राज्य पक्षी मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है और यह किस परिवार से संबंधित है? अब मोनाल को लेकर के भी आपने कई बार सवाल किए हुए हैं, अब इसके परिवार को लेकर के भी सवाल आ गया है। जो हमारा मोनाल है राजकीय पक्षी, इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनेस और यह फेसिनाइडी परिवार का सदस्य है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। जो मोनाल है हमारा, ये लगभग 2400 से 4600 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाता है, यानी लगभग 8000 से 15000 फीट की ऊंचाई पर। इसे इंपीरियल मोनाल भी कहते हैं और यह जो फेसिनाइडी फैमिली है, परिवार है, तीतर जिस परिवार से आते हैं, तीतर परिवार भी इसको कहते हैं, तो तीतर परिवार का सदस्य है। ठीक है। स्थानीय भाषा में इसे मुनियाल भी कहा जाता है, याद रखना है। मोनाल पक्षी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं। इसे हिमालयन पिकॉक भी कहते हैं, हिमालयन मोर कहते हैं। तो अभी हमने ऊपर देखा था, यह आपका बिल्कुल सही है। यह अपना घोंसला पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बनाता है, क्या यह सही है? यह आपका गलत है। मोनाल जो पक्षी होता है ये कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता। ये चट्टानों में जो छेद बने होते हैं वहां पर अपने अंडे दे देगा, पेड़ों में जो छिद्र बने होते हैं वहां पर अपने अंडे देता है, लेकिन अपने घोंसला ये नहीं बनाता। नर मोनाल के सिर पर मोर की तरह रंगीन कलगी होती है,
क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही है। इसमें जो नर मोनाल होता है उसके सर पे मोर के जैसे कलगी यहां पर बनी हुई होती है, जिस वजह से वो मादा मोनाल से ज्यादा खूबसूरत यहां पर लगता है। जो मोनाल है और इसी का जो नर प्रजाति है उसे डफिया कहते हैं। तो डफिया और मोनाल एक जैसे हैं, बस डफिया यहां पे नर है, मोनाल यहां पर मादा है। ठीक है, तो नर मोनाल यानी जो डफिया होता है उसके सिर पे कलगी होती है। तो यहां पर आपके सभी कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, ये जो मोनाल पक्षी है ज्यादातर ये पैदल ही चलता है, लेकिन जब इसे लगता है कि खतरा है तो उड़ भी लेता है। अगला, मोनाल पक्षी का सबसे प्रिय भोजन क्या है जिसके कारण वह अक्सर उन खेतों में मारा जाता है? देखिए, मोनाल पक्षी जो है ये ज्यादातर जो कीड़े मकोड़े हो गए या जड़ी बूटी हो गई, वनस्पतियां हो गई, इनको खाता है, लेकिन इसका सबसे प्रिय भोजन है आलू, और ज्यादातर आलू के ही खेतों पे ये खाते हुए मारा जाता है या इसका अवैध शिकार वहां पे हो जाता है। ठीक है, अगला, मोनाल पक्षी का शिकार किस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है? मोनाल पक्षी का शिकार प्रतिबंधित किया गया है जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 का, उसके तहत। ठीक है, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरांश के बारे में सही कथन पहचाने। इसका वनस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन है, तो ये आपका सही है। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम ये इसका वनस्पतिक नाम है। यह फाल्गुन के महीने यानी होली के आसपास में खिलता है। तो ये किस महीने में खिलता है? तो यह बसंत ऋतु में यानी फाल्गुन के मौसम में खिलता है, जब होली का मौसम आसपास होता है। इसे जम्मू कश्मीर में अदरवाल कहा जाता है, यह भी सही है। हिमाचल में इसे बुरांशो कहते हैं, जम्मू कश्मीर में इसे अदरवाल कहा जाता है। ठीक है, यह जो वृक्ष है यह शुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष यानी मैदानों में नहीं होता, केवल पर्वतीय इलाकों में होगा। एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। यह 5000 से 11000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, 20 से 25 फीट तक इसकी ऊंचाई भी होती है। बुरांश के फूलों के चटकीले लाल रंग के कारण इसे जंगलों की ज्वाला कहा जाता है। सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने इस पर कई सारी कविताएं भी लिखी हैं। बुरांश के खिलने का संबंध किस त्योहार से है, यह पूछा गया है। देखिए, जो बुरांश के फूल होते हैं इनका जो रंग होता है वो बहुत ज्यादा लाल होता है, चटक लाल होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ये लाल रंग फीका होता रहता है, और 11000 फीट की ऊंचाई पर पूरा जो लाल रंग है वो फेड हो जाता है, और ये हमें सफेद बुरांश वहां पर देखने को मिलते हैं। इनका ये जो चटक लाल रंग होता है इसी की वजह से इसे जंगलों की ज्वाला भी कहते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। और इसका संबंध जो है ये बिस्सू त्योहार से माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसमें जो बुरांश के फूल होते हैं जब ये खिलते हैं तो इसे संकेत माना जाता है बिस्सू त्योहार के आगमन का। तो इसको भी आपने याद रखना है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देहरादून जौनसार क्षेत्र में ज्यादा ये मनाया जाता है बिस्सू त्योहार हमारा। इस इलाके में बुरांश के खिलने से, बुरांश के फूल आने से ही बिस्सू पर्व की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो फूल हमने देखा था फाल्गुन के मौसम में खिलने शुरू होते हैं और बैसाखी तक पूरी तरीके से खिल जाते हैं। अगला, बुरांश के वृक्ष के औषधीय गुणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। महर्षि चरक ने चरक संहिता में इसके औषधीय उपयोग का वर्णन किया है, क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही है। बुरांश का औषधीय महत्व भी काफी ज्यादा है। इसमें खनिज जो होते हैं काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो मनुष्यों के शरीर के लिए काफी लाभदायक होते हैं। जो महर्षि चरक थे उन्होंने अपनी चरक संहिता में, अपने आयुर्वेद में इसके औषधीय उपयोगों का विस्तार से वर्णन किया है। यह हृदय रोगों के उपचार में सहायक होता है, यह भी सही है। यह रक्तचाप को नियंत्रित करने में उपयोगी होता है, यह भी सही है। ब्लड कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी यह मदद करता है जो बुरांश के फूलों का रस होता है। तो काफी ये औषधीय गुणों से भरपूर यहाँ पे होता है, इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के जो हमारी एक और किताब हमने शुरू करी है कॉम्प्रहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड, उसकी पहली वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट किया। बिल्कुल जो बेसिक टॉपिक्स थे उन्हीं के सवाल थे, हमने बस उन सवालों को थोड़ा सा और मुश्किल करके और एक्स्ट्रा जो यहाँ पे चीजें थी उनको कवर करने का प्रयास किया। जैसे हमने कस्तूरी मृग के बारे में, उसके परिवार के बारे में जाना, जो उससे कस्तूरी प्राप्त होती है उसका जो इस्तेमाल होता है वो फार्मास्यूटिकल उद्योग में अस्थमा, मिर्गी, टाइफाइड, हार्ट के रोग, इनकी दवाइयां बनाने के लिए व्यापक रूप से उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, कस्तूरी का जो प्रमुख आयातक देश है, जो अपने देश में ज्यादा मंगवाता है, वो जापान है, और कस्तूरी का जो प्रमुख निर्यातक है, जो इसको बेचता है ज्यादा, वो चाइना है। ठीक है,
इसके अलावा जो कस्तूरी मृग होता है ये ज्यादातर अकेले रहना पसंद करता है, ये झुंड में रहना या किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता, ये अकेले में रहना ज्यादा पसंद करता है, यानी यह एक एकाकी जीव है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने अलग अलग सवालों को अलग अलग तरीके से कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आपका कोई सुझाव वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कई सारे फ्रेंड्स की कमेंट्स थे कि हिंदी की क्लासेस, तो हिंदी की एक क्विक रिवीजन सीरीज को यहाँ पे बहुत जल्द शुरू करेंगे, जिसमें हम बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, टू द पॉइंट्स के माध्यम से हिंदी का जो पूरा व्याकरण है, हिंदी साहित्य का जो पार्ट है, पत्रकारिता वाला जो पार्ट है, उसका एक क्विक रिवीजन यहाँ पर कर पाएंगे। उसकी क्लास भी बहुत जल्दी यहाँ पे शुरू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।